तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11th की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि जो फिजिक्स का रोमांच है, एक्साइटमेंट है और इसका स्कोप जो है, मतलब कार्य क्षेत्र कहां कहां किस तरह हम लोग इसको कहां कहां कार्य करती है। और इसके बाद हम लोग कुछ फंडामेंटल फोर्स की, यानी कि मूल बलों के जो प्राकृतिक रूप से मूल बल हैं, वो हमें थोड़ा सा पढ़ना है। मतलब कि यूं सोच लीजिए कि हम लोगों को अभी जो 11th में या फिर 12th में 2 साल के पीरियड में इन्हीं 4 फोर्सों में से कोई एक प्रकार पढ़ना है, वो उसी का कोई न कोई एक रूप होगा, उसी बल का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग भौतिक का कार्य क्षेत्र एवं रोमांच के बारे में स्कोप समझते हैं पहले, एक्साइटमेंट थोड़ा सा हम बाद में जानना चाहेंगे। तो स्कोप मीन्स कार्य क्षेत्र। तो फिजिक्स का जो कार्य क्षेत्र है उसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, इसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक को स्थूल, राइट। और एक दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब होता है सूक्ष्म, राइट। इसका मतलब है सूक्ष्म। यहां पर ये स्थूल में, जो स्थूल है 2 पार्ट में, कुछ में हम लोग स्थूल का मतलब बड़ी मात्रा में, जो बड़े आकार की वस्तुएं हैं जो हमें दिखती हैं आंख से, जैसे बोर्ड, ये कार हुआ, फिर कोई बड़ी सी बॉडी हुई, सारी चीजें जो दिखती हैं, यूं सोचो दिखने का मतलब है कि जो बड़े आकार के, बड़े स्तर पे है, उनकी स्टडी हम लोग स्थूल में करते हैं। तो इसमें कौन सी चीजें हैं? एक तो पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की घटनाएं सम्मिलित, मतलब हम लोग इसमें सम्मिलित है। तो हम लोग इसमें कौन सी बहुत बड़े आकार की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, जो बड़े आकार की होती हैं। इसमें हम लोग छोटे आकार की, जैसे परमाणु, सही नहीं लिख रहे हैं भाई, परमाणु, आणविक, नाभिक, की घटनाएं क्या है? सम्मिलित। मतलब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। इस वाले में हम लोग बहुत तुच्छी चीजें पढ़ते हैं, बहुत छोटी आकार की चीजों के लिए, जैसे नाभिक। उसमें नाभिक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और फिर उसके बाद उसका जो अणु है, यानी कि मॉलिक्यूल्स है, वो किस तरह का है, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और उस नाभिक के अंदर है परमाणु है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति है वो किस तरह की है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये अलग तरह की जो ये फिजिक्स होती है, ये इसमें इस वाले में हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं इसको। हालांकि मैकेनिक्स तो दोनों को हम कहेंगे। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगी हमारी, इस तरह की फिजिक्स क्लासिकल। और ये जो फिजिक्स होगी इसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम छोटे की बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स की यहां हम बात करेंगे। मैकेनिक्स, ये अलग अलग तरह की फिजिक्स की शाखाएं हैं जिनको हमने अलग अलग कर दिया। अब देखिए, परमाणु भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। थोड़ा सा इसको हम इस पार लिख देते हैं, परमाणु, राइट। तो ऐसा समझ लीजिए
इसके बाद इसमें हम लोग जो फिजिक्स को अलग अलग शाखाओं में बांटते हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जैसे फिजिक्स की अलग अलग शाखाएं कौन कौन होंगी, कैसी कैसी होंगी। जैसे देखिए फिजिक्स तो मतलब जाने रहे हो भौतिकी। फिजिक्स की उपशाखाएं मतलब समझ रहे हो, उपशाखाएं उसकी जो सब ब्रांचेज हैं, छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे यांत्रिकी के बारे में। यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। ठीक, अब देखो भाई, ये फिजिक्स की एक छोटी सी ब्रांच है और इस मैकेनिक्स में हमें क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। पहले हम लोग मैकेनिक्स में जैसे कि पढ़ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण पढ़ लें। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का नियम गुरुत्वाकर्षण वाला पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ सकते हैं बताइए फटाफट। हम लोग इसमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, यानी कि हम लोग इसमें मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, पदार्थ के हम गुण पढ़ सकते हैं, और इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, फोर्स पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम पढ़ सकते हैं, गति के नियम, राइट। इसमें जो यांत्रिकी है, गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ते हैं, पदार्थ के गुण के बारे में हम पढ़ते हैं, गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम लोग बल के बारे में पढ़ते हैं, तभी गति होती है, त्वरण पढ़ते हैं, ओके। और इसके बाद हम बहुत सारी चीजें, मैं सब बस थोड़ा थोड़ा गिनवा दे रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बस बातें समझिएगा। ये सभी चीजें हम लोगों को 11th में मिल जाएगी, ये सभी चीजें हम लोग 11th में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग घूर्णन गति पढ़ते हैं, घूर्णन गति पढ़ सकते हैं, इसमें सब इसके अंतर्गत आएगा। और इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं बल आघूर्ण पढ़ते हैं, ये सारी चीजें है ना। जड़त्व आघूर्ण पढ़ते हैं, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण मतलब कि यांत्रिकी क्या है, एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग बल, एक दूसरे पे जो बल लगता है, या फिर हम लोग इसमें फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ते हैं, द्रव का जो प्रवाह होता है ना, द्रव का प्रवाह। हालांकि यहाँ पर ये फ्लूइड है तो द्रव मतलब कि जिसमें बहने का गुण होता है उसको हम द्रव कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, राइट। इसको हम लोग एक शाखा कह देते हैं। दूसरी शाखा इसकी जो 11th में पढ़नी रहेगी वो थर्मोडायनेमिक्स रहेगी। इसका मतलब कि उष्मागतिकी रहेगी भाई, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इसे हमें पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसमें हम लोग उष्मा पढ़ते हैं, टेम्परेचर पढ़ते हैं, और उसके बाद उसमें हम लोग बल्कि चालन पढ़ते हैं कि उष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जो एक गर्म वस्तु से उष्मा एक ठंडी वस्तु में जाती है। ये भी हम लोगों को 11th में ही पढ़ना है। तो कुछ चीजें मैं इसमें नोट देख देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें इसमें रिलेट करके पढ़नी है। इसमें एक शाखा है, तो इसमें हम लोग पहले तो ताप, ठीक, उष्मा के बारे में हम लोग जानते हैं, ओके। उष्मा का स्थानांतरण हम पढ़ते हैं, उष्मा किस वस्तु से किस में जाएगी, का स्थानांतरण, ठीक। उष्मा गतिकी के कुछ नियम होते हैं तो हम उस नियम को इसमें पढ़ते हैं, उष्मा गतिकी के नियम के बारे में पढ़ते हैं, राइट। उष्मागतिकी के नियम के बारे में पढ़ते हैं, उष्मा इंजन के बारे में पढ़ते हैं,
उष्मा इंजन। उष्मा इंजन क्या होता है, राइट। और इसमें कुछ प्रक्रम पढ़ते हैं, जैसे रुद्धोष्म प्रक्रम ना, रुद्धोष्म प्रक्रम, हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ते हैं, समतापी प्रक्रम पढ़ते हैं, चक्री प्रक्रम पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, ये सब बस हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये सारी चीज आपको पढ़नी है आगे। तो ये इनकी शाखाएं हैं कि अगर हम उष्मागतिकी कहें तो उष्मागतिकी क्या है? उष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उष्मा तथा कार्य के संबंध तथा उसके अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। यानी उसमें रूपांतर पढ़ते हैं, कार्य को हम उष्मा में बदलते हैं, उष्मा को हम कार्य में बदलते हैं। ये सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ती है, राइट। अच्छा, कुछ चीजें और, जैसे हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं, इससे मिटा दें सब। ओके, चलो भैया, कुछ चीजें बस ऐसे आप समझते रहो भाई, इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा। तो हम लोगों को इसमें जैसे वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी ना, इसमें हम लोग इलेक्ट्रो डायनामिक्स पढ़ते हैं, और ये बहुत सारी चीजों को हमें समझाने की कोशिश करता है। जैसे पहले तो हम लोग समझ लो कि आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ये बारे में पढ़ना आपको, आवेश किस तरह का होता है, कैसा व्यवहार करता है, क्षेत्र बनाता है कि नहीं बनाता, ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़े, धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें विद्युत समझिए कि इस पहले डीसी करंट रहेगी, इसके कुछ उपकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, इनसे रिलेट डिवाइस कैसी होती है, काम करती है कि नहीं करती है, राइट। फिर इसके बाद हम लोग इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते इसी में है। और हम लोग इस फिजिक्स में हम लोग और भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि आप सोचो कि हमने डीसी वाला पढ़ लिया करंट में, तो बहुत सारी डिवाइसें होंगी जिनके बारे में इसमें स्टडी करेंगे, है ना, सेल है ना भाई। और इसी से रिलेट जैसे हम लोग अगर ये मोशन करने लगा आवेश, तो हम का यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र होने लगता है। और अगर ये चुंबकीय बनने लगेगा तो चुंबक के बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी डिवाइसें पढ़ते हैं, जैसे कि जनरेटर डिवाइस है, ये हमें जनरेटर भी हम समझ सकते हैं इससे। फिर हम लोग एसी करंट भी पढ़ते हैं, एसी धारा। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसी से रिलेट कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये देखिए, मैंने आपको सिलेबस नहीं बता रहा हूं, एक्चुअल मैं ये बता रहा हूं कि ये जो शाखा है इसमें हम लोगों को पढ़ना है। जैसे आप समझो कि अगर एक आवेश रुका होता है तो एक क्षेत्र बनाता है, हाई स्कूल का थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा से नहीं चलेंगे, तो एक छोटा सा क्षेत्र बनाता है, और वो क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन वही आवेश गतिशील होने लगता है तो धारा बनाता है, राइट। और धारा के बहुत सारे उपकरण हम लोग यूज कर लेते हैं, कहां कहां कैसे कैसे। और इसके बाद अगर वो किसी तार में गतिशील होता है, किसी तार में चलता है, तो तार में वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हम यूं कह लें कि ये वैद्युत गतिकी जो है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम आवेश और आवेश पर लगने वाले बल के संबंध में पढ़ते हैं। और आवेश जब गतिशील होता है तो वो क्या बनता है भाई, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। फिर उसके बाद कुछ बहुत सारे चुंबकीय प्रभाव हम लोग को समझने हैं, इसमें मैंने कुछ सम टाइप्स लिख दिए, कुछ चीजें। इसके बाद जो मैं पढ़ना है, प्रकाश की पढ़ना है, प्रकाश की
इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स, राइट। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो एक घटना पढ़ते हैं दर्पण से, प्रकाश को टकरा कर अलग कर जाना, यानी कि प्रकाश आया दर्पण से पड़ता है और दर्पण पर पड़ने के बाद जैसे देखो यहाँ पे ड्रिल करके ट्यून करके आता है, फिर इसके बाद ये वापस चला जाता है, तो इसको हम लोग परावर्तन कहते हैं ना। तो यहाँ पर दर्पण द्वारा परावर्तन हम पढ़ते हैं, दर्पण द्वारा परावर्तन। हम इस चीज को समझते हैं कि दर्पण में परावर्तन कैसे होता है, ठीक। लेंस या प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, है ना भाई, लेंस या प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, इसमें हम लोग समझते हैं इसके बारे में। और हम लोग इसमें वर्ड, बहुत सारी घटनाएं, वर्ड विक्षेपण, है ना भाई, विक्षेपण, ओके। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे उपकरण के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। जैसे हम लोग ये प्रिज्म पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ यंत्र, जैसे कि यंत्र के रूप में आप क्या कह सकते हो, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, मतलब कि प्रकाश की जो है वो प्रकाश के गुणों और प्रकाश से बनने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश किस तरह का बिहेव करता है, कैसा है, कैसे चलता है ना, और वो टकरा कर वापस आता है या फिर चला जाता है। फिर इनके आधार पे कुछ उपकरण बनाए गए कि ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित उपकरण है, ये प्रकाश के परावर्तन पर आधारित उपकरण है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें एक और भी बनता है, प्रकाशिक तंतु है, प्रकाशिक तंतु, ये उपकरण है। और इसके बाद हम लोग इसमें मरीचिका पढ़ते हैं, बड़ा रोचक है, जो 10 में अभी आप पढ़े थे, है ना भाई। और मरीचिका हो गई, सूर्यास्त और सूर्योदय, इंद्रधनुष, ये सारी चीजें हम लोग इसमें, इंद्रधनुष है भाई, इंद्रधनुष बनती कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग इस प्रकाश की के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रकाश की एक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों और उससे होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये सारी उससे रिलेट कुछ घटनाएं, राइट। अब इसके बाद हम लोग इसमें एकाक और भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक आप समझ लो कि रिलेटिविटी होती है, हालांकि उसको क्या पढ़ना भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, मुझे याद आ गया। रिलेटिविटी, इसको सापेक्षता कहते हैं, सापेक्षता, ठीक। इसमें हम लोगों को नेचर के बारे में पढ़ना है, प्रकृति की अविविधता, अविविधता के बारे में सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसका थोड़ा सा आपको थोड़ी सी झलक यहां पर मिलती कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना पढ़ना रहता दो तरह का फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम होता है एक, निर्देश, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश है कैसा, निर्देश, निर्देश, जड़त्वीय निर्देश तंत्र या जड़त्वीय फ्रेम लिखो यार, छोड़ रहा हूं, इतना क्या करना है, जड़त्वीय फ्रेम। और दूसरा होगा अजड़त्वीय फ्रेम। थोड़ी
थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर समझते, थोड़ा सा एकदम, है ना भाई, ये 11th में था, अब नहीं है। तो हमें जो मिलेगा, ये रिलेटिविटी जो अच्छे से मिलेगी, वो हम लोगों को बीएससी 3rd ईयर में मिलेगी। तो हमें इसे बीएससी में पढ़ना, अगर आगे आप साइंस पढ़ते हो तो, नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जो हमारे नेचर में पाए जाने वाले कुछ फोर्स होते हैं, कुछ बल होते हैं, तो इसे हम मिटा देते हैं, राइट। ओहो, तो देखिए भाई, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में मूल बल, है ना भाई। तो अब जितना भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे बल, ठीक, वो सभी बल इन्हीं 4 बलों में समाहित रहेगा। जैसे कि आप यूं सोचो कि जो प्रकृति में बल खोजे गए हैं वो एक नेचुरल बल है, एक यूं कह लीजिए कि वो एक प्राकृतिक बल है, और इन्हीं से सभी बलों का इजाद हुआ है। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को ले लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्राकृतिक बल है, यानी पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है, राइट। तो गुरुत्वाकर्षण एक तरह का कैसा बल हुआ, ये नेचर में पहले से पाया जाता था। तो हम फिजिक्स, अच्छा भौतिक विज्ञान के अगर डिफिनेशन पे थोड़ा जाएं तो हमको ये भी बात पता होगी कि वो डिफिनेशन उसी तरह की है कि हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जब हम लोग साइंस के बारे में नहीं जानते रहे होंगे तो सेब नीचे नहीं गिरता होगा, या न्यूटन नहीं देखा होगा कि सेब नीचे गिरता है। ये जब हमने उसको देखा, उस प्राकृतिक घटनाओं को, तो उसको समझा कि भाई ये घटना इस तरह की है, तो उसके संबंध में एक नियम बना दिया गया। तो उससे में बहुत सारे बल निकल कर आए, तो उसमें से 4 बल जो थे वो बल प्राकृतिक, इन्हीं बलों का जो सब ब्रांचेज है, मतलब छोटे छोटे इनकी शाखाएं हैं, यूं कह लो कि इन्हीं बलों से छोटे छोटे बलों का इजाद हुआ। तो पहला हम लोग इसमें लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, राइट, गुरुत्वाकर्षण बल, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बल किन्हीं 2, कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी 2 वस्तुएं अगर हैं तो उन 2 वस्तुओं के बीच काम करता है। अब उसे अपनी तरफ खींचना आकर्षण का होता है। तो ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं होंगी, 2 वस्तुएं, जो ब्रह्मांड की 2 वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है, द्रव्यमात्मक वस्तु जिनके पास द्रव्यमान हो, तो उनके बीच जो बल कार्य करता है उसको लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो न्यूटन के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण नियम बन गया न्यूटन के अनुसार, राइट। क्या बना भाई, 2 ब्रह्मांड में, ऐसे लिख लो, ब्रह्मांड में 2 वस्तुओं जिनके पास क्या होना चाहिए, द्रव्यमान, के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। सोचो, और ये बल जो काम करता है, ये बल क्या है, यह बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट, होता है ना, बल है ना बल है ना, होता है। राइट, तो इस बल को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि जो F इक्वल टू होता है, ये आपने फार्मूला 9th में पढ़ा होगा ऐसा। राइट, इसमें G जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। राइट, कुछ चीजें इस पे याद रखिएगा। पहली बात कि ये बल सदैव आकर्षण का होता है। ये बल कैसा होता है? आकर्षण का होता है। ये अधिक परास बल है। अधिक परास मतलब समझ पाए? अधिक परास का मतलब बहुत दूरी में काम करता है। नहीं तो आप सोचो कि पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर्षण बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और इनकी दूरी बहुत ज्यादा है, करोड़ों से ज्यादा। इतनी दूरी में ये काम करता है और लगातार परास, तो ये अधिक परास पर काम करता है। ये केंद्रीय बल है। थोड़ा सा केंद्रीय मतलब कि उनका जो द्रव्यमान है वो एक केंद्र में केंद्रित है, और वो बल जो है वो मतलब ये सोच लो कि रेडियस पर डिपेंड करे, तो उससे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय बल। हालांकि रेडियस तो नहीं कह सकते, रेडियस उचित नहीं होगा। केंद्रीय का मतलब कि जो उस पर बल काम करने वाला हो वो उसके केंद्र में समाहित रहे, मतलब पूरे केंद्र पर ही उसका प्रभाव रहे। और ये संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल भी हम पढ़ेंगे कि इसके द्वारा कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सके। राइट, ये अधिपरास वाला बल होता है, और ये नेचर में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है, सबसे कमजोर बल। तो ये सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर, बहुत वीकेस्ट फोर्स है, नेचर में पाया जाने वाला सबसे कमजोर फोर्स है ये। और ये ग्रेविटान के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। तो ये ग्रेविटान के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है ये बल। राइट, इतनी बात आपको समझ में आई थोड़ा बहुत? राइट, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, दूसरा एक बल को उठाते हैं। विद्युत चुंबकीय बल एक होता है, दूसरा नंबर पे इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। राइट, तो इसमें कुछ चीजें आप समझिएगा। ये दो आवेश के बीच लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। कूलाम ने इसको खोजा, तो पहले हम आवेश की बात करेंगे तो कूलाम का नियम का वाला फोर्स आ जाएगा। लेकिन अगर वो चलने लगते हैं तो चुंबकीय प्रभाव दिखाते हैं, उसमें चुंबकीय बल लगता है। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको कि अगर हम कूलाम की थोड़ी सी बात करें, कूलाम के अनुसार, राइट, तो क्या होता है? दो स्थिर आवेश के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला कौन भाई? वैद्युत बल। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा बीच की दूरी
दूरी के वर्ग के गुणनफल के अनुक्रमान। थोड़ा सा अच्छा नहीं लिख रहे हैं आप, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं। अनुक्रमानुपाती तथा, तथा यही लिख दो। दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है, पूरा गायब है। रुक जाओ एक मिनट, सब लिखते हैं। गुणनफल के अनुक्रमान आती तथा बीच की दूरी के वर्ग की क्रमानुपाती होता है। मतलब ये फोर्स इस तरह का है, इसे हम लोग फाइनल में पढ़ेंगे। तो यहां से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है। K जो है वो एक नियतांक है जो उसके मीडियम पर डिपेंड करता है। उसकी वैल्यू बदलती है तो उस K की वैल्यू बदल जाती है। निर्वात के लिए अलग होती है, अगर कोई माध्यम आता है तो उसके लिए K की वैल्यू अलग होती है। अच्छा, ये बल जो होता है, ये बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। अगर समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होने लगेगा, अगर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे करके आकर्षण होगा। और ये भी अधिक परास बल है, मतलब अधिक दूरी पर काम करता है, लगभग इनफाइनाइट हम कह सकते हैं। तो अधिक परास कहने का मतलब इनफाइनाइट रेंज में काम करता है, अनंत दूरी पर काम करता है ना। ये भी इस बल की तरह ही होता है, केंद्रीय बल है और केंद्रीय बल है, और ये भी संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल होता है। ये भी एक तरह का संरक्षी बल होता है। और ये किसके विनिमय के कारण? फोटानों के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। तो फोटानों के विनिमय के कारण ये बल उत्पन्न होता है। ये 20 बहुत ज्यादा काम करने वाला बल है। तो अब नेक्स्ट बल पे हम चलते हैं, तीसरे पे। इसको आप उतार लिया करो, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी में, क्या देख नहीं पाए लगता है। अच्छा, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई नाभिक एक परमाणु है, उस परमाणु के अंदर नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर प्रोटॉन के बाद प्रोटॉन के पास प्लस आवेश और न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं। तो यहां पर एक प्रश्न ये बनता है कि भाई अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, तो ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दूर भागकर इसका विनाश कर देंगे, यानी कि नाभिक का काम खत्म। तो भाई नाभिक का काम खत्म हो जाएगा। तो सोचो नाभिक का काम कैसे खत्म नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हुआ ना। यहां पर पाया गया कि एक ऐसा बल मिलता है जो इस नाभिक के अंदर किसे किसे, प्रोटॉन को प्रोटॉन से, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से बांधे रख रहा था। इनको बांधने वाले बल को
वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये कैसा बल है भाई? एक ऐसा बल जो किसे बांधता है? प्रोटॉन को प्रोटॉन से, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन। नहीं तो ये एक दूसरे को छोड़कर भाग जाते और ये उसका विनाश हो जाता, परंतु ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर पाया गया कि एक बल काम कर रहा है, बहुत शक्तिशाली है ना। इसके प्रतिकर्षण बल से कहीं ज्यादा वो शक्तिशाली। सोचो यार, अगर ये शक्तिशाली ज्यादा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बल ज्यादा प्रबल है। तो ये बल क्या है? जो इस बल की हम बात करें तो ये बेचारा बहुत रेंज में काम नहीं करता है। ये लघुपरासी बल है। मतलब कि ये 10 की पावर -15 मीटर के अंदर काम करता है। नाभिक का जो आकार है वो 10 की पावर -15 मीटर कोटि का होता है, तो उतने ही में ही काम करता है। बच्चा नहीं, वो ये प्रबल है। और ये बल क्या है? ये बहुत शक्तिशाली बल है, मतलब कि प्रबल बल है। तो आप तुम कह सकते हो कि जो ये दुर्बल बल नहीं होता है, बल्कि ये क्या है? एक शक्तिशाली बल है, तो हम इसको प्रबल बल लिख देते हैं। ये बहुत प्रबल बल है, ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाने वाला ये बल होता है। और दूसरी बात, तीसरी बात कि आवेश पर यह निर्भर नहीं करता है। आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगर भाई साहब आवेश पे करता तो आप यहां देखो, इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच काम करता क्या? नहीं करता। तो आवेश से इससे लेना देना नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में जब हम पढ़ते तो हमें पता चलता कि ये उसके नाभिक के स्पिन पर निर्भर करता है। एंटी क्लॉक है, एंटी पैरेलल है कि पैरेलल है? एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक नहीं, पैरेलल और एंटी पैरेलल है। इस तरह से हम लोग थोड़ी बहुत बातें जानते हैं। अच्छा, इसका रेंज बहुत कम होता है, ये प्रबल बल है, ठीक। और नेचर में पाया जाने वाला, यूं कह लीजिए सबसे शक्तिशाली बल यही है। ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। आवेश पर निर्भर करता तो कुछ ख्याल और होते। राइट भाई। लास्ट बल हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें, छोटा सा आपको बता दिया जाए। तो इसमें देखिए लास्ट वाला बल है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, इसका मतलब कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, कमजोर, बहुत कमजोर होता है। और ये उस वक्त लगता है जब कोई एक नाभिक क्या करता है? एक बीटा पार्टिकल निकालता है। बीटा पार्टिकल नाभिक जो है निकाल रहा है। बीटा पार्टिकल बोले तो ये नाभिक ने एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया, निकाल दिया। अब कहेंगे अब बड़ा इसमें प्रश्न बनता जाएगा भाई कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो कैसे निकलते हैं ना। तो जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा होता है, या फिर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा हो, तो दो पार्टिकल निकलते हैं। एक उसमें से होता है पॉजिट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। ये बार बार इसमें से क्रम विनिमय के कारण निकलते हैं। तो उस दौरान नाभिक उस बीटा के बीच जो फोर्स लगाता है, तो जो नाभिक बेचारा है, नाभिक और जो बीटा पार्टिकल है, बीटा कण है, इसके बीच जो फोर्स लगता है वो दुर्बल होता है, दुर्बल। और ये जो घटना होती है वो रेडियो एक्टिवता होती है। उस रेडियो एक्टिवता के मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, रेडियो एक्टिवता। तो ये बल जो है दुर्बल नाभिकीय बल है। ओके, अगर इसके रेंज वगैरह की बात करें
ये भी लघु पराश्री बल है, पराश्री बल है, और ये भी लघु पराश्री बल है। और ये बल कैसा होता है? दुर्बल बल है। इसका जो रेंज होता है 10⁻⁻15 मीटर के अंदर काम करता है ना। इसे आप अच्छे से देखें, नोट करें। ओके, तो अब दुर्बल ये बल होता है। ये बल्कि आप इसको इस तरह ना कहें, मूल कण कह लें तो अच्छा है। जब ये रेडियो एक्टिव क्षय होता है, बीटा क्षय यहां लिख दें, बीटा क्षय के दौरान ये मूल कणों के बीच बल लगता है और ये बहुत कमजोर बल होता है, मैंने पहले बता दिया। और ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक बल को, चारों बलों को एक जगह हम करते हैं। तो देखिए चारों बलों को, जैसे कि आप बल की बात करें, सबसे प्रबल होगा तो यहां पर प्रबल नाभिकीय बल, ये सबसे बड़ा होता है। फिर इसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल, फिर इसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल। ये सब याद रखिएगा, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा कि भाई कौन बल ज्यादा होता है। फिर सबसे लास्ट में होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, राइट। इसमें अगर संबंध की बात करें तो एक संबंध है, इसके लिए 10⁻⁻2, इसके लिए 10⁻⁻13, इसके लिए 10⁻⁻38। बात करें इनके रेंज की, रेंज मीन्स परास, है ना। तो ये तो नाभिकीय बल है तो 10⁻⁻15 मीटर रेंज पर काम करेगा। ये जो बल है ये इनफाइनाइट रेंज पर काम करेगा। ये भी नाभिकीय बल है तो 10⁻⁻15, ये 10 इनफाइनाइट रेंज पे काम करता है। तो आप इसे देख लें अच्छे से। तो आज का लेक्चर हमारा ये रहा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हुई तो कोई बात नहीं। तो आज एक लेक्चर और हम इसमें शायद करेंगे। स्कोप तो हो गया, एक्साइटमेंट ऑफ इन फिजिक्स, तो हम लोग एक छोटा सा लेक्चर करेंगे जिसमें पूरा हम समाहित कर देंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक पहला चैप्टर। ओके, तो इस तरह से आप वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो लोग बेचारे घर पे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको वीडियो प्रोवाइड करवाइए, उनको शेयर करिए वीडियो को। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक यू।